गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। कल के क्लास में हम लोगों ने जाना था कि कोई भी प्रकाश की किरणें कहाँ से गुजरेगी तो वो कैसे दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से परावर्तित भी होगी। ठीक है, और वो 4 नियम हम लोगों ने कल जाना था। कल 4 नियम में जाने थे। पहला नियम कि कोई अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो फोकस से गुजरती है। पहला नियम हम लोगों ने जाना था। दूसरा नियम हम लोगों ने जाना था कि कोई अगर प्रकाश की किरण अगर फोकस से होकर गुजरती है तो गुजरने के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाता है। 2 नियम हम लोगों ने पढ़ा। तीसरा नियम क्या पढ़े थे हम लोग कि कोई अगर प्रकाश की किरण ध्रुव पर आती है, ध्रुव पर पड़ती है तो ध्रुव पर पड़ने के बाद जितना डिग्री का कोण वो ध्रुव पे बनाती है उतना ही डिग्री का कोण वो बनाते हुए ध्रुव से पुनः निकल जाती है। ठीक है, 3 नियम। चौथा नियम हम लोग पढ़े थे कि कोई अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है और दर्पण पे पड़ती है तो दर्पण पर पड़ने के बाद पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाता है। ये 4 नियम होते हैं किरण आरेख बनाने के, और 4 नियम को हमेशा हम अपने दिमाग में बैठा के रखना है। ठीक है, 4 नियम पढ़ने के बाद आगे हम लोग जानेंगे क्या कि कौन सी वस्तु किस जगह पे होगा तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगा, यानी प्रतिबिंब के निर्माण के लिए हम लोग किरण आरेख कैसे खींचेंगे, प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे आज के सेशन में जानेंगे। जो बच्चे कल का सेशन नहीं देखे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल देंगे, आप लोग वहां जाकर के देख लेंगे। ठीक है, कल का क्लास देखेंगे तब आज के क्लास हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कैसा वीडियो क्वालिटी है आप लोग हमें कमेंट करके भी बताएंगे। ठीक है, चलिए तो आज का हम लोग हेडिंग डालते हैं, हेडिंग टॉपिक डालते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट डालते हैं कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करेंगे। यानी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण ये अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण हम कैसे करेंगे। तो देखिए अवतल दर्पण में सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण देखते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या है कि इसको ज्यादा कर्व कर देते हैं, ज्यादा घुमुड़ा देते हैं, झुका देते हैं। ज्यादा झुकाना नहीं, इसे करना कुछ नहीं है। सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण बना लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग अवतल दर्पण बना लेंगे। अवतल दर्पण बन गया। देखिए अब ये क्या हो गया, आपका ये मुख्य अक्ष हो गया, इसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। यहाँ फोकस हो गया और यहाँ वक्रता केंद्र हो गया। ठीक, ये अवतल दर्पण हो गया। तो आपको क्या लगता है कि किस किस जगह पे वस्तु को रखा जा सकता है कि उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, किस किस। पहला कंडीशन क्या होता है कि पहला कंडीशन में हम लोग ध्रुव और फोकस इसके बीच में भी वस्तु रखा जा सकता है। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग डायरेक्ट फोकस पे भी रख सकते हैं। दूसरा कहाँ हम लोग रख सकते हैं, फोकस पे रख सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या पॉसिबिलिटी बनता है कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में भी तीसरा कंडीशन में रखा जा सकता है। ठीक है, रखा जा सकता है। चौथा कंडीशन हो सकता है क्या कि चौथा कंडीशन में हम लोग वक्रता केंद्र पे भी रख सकते हैं वस्तु को। ठीक है, और वक्रता केंद्र के इधर वाला जो भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं अनंत का भाग। ठीक है, तो चौथा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि अगर ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में भी वस्तु को रखा जा सकता है। ठीक है, रखा जा सकता है। 5 कंडीशन हो गया। छठा कंडीशन भी हो सकता है, अगर वस्तु अनंत पे हो, अनंत पे मान लिया जाता है कि अनंत पे हो सकता है, यहाँ छठा कंडीशन। ठीक है, तो ये 6 कंडीशन में हम लोग वस्तु रख सकते हैं और उसका प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। 6 जगह पे वस्तु को रखेंगे तो सब जहां जहां वस्तु रहेगा सबका अलग अलग प्रतिबिंब भी बनेगा। अलग अलग क्या होगा, प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक है, 6 कंडीशन में हम लोग वस्तु को रख सकते हैं। अवतल दर्पण में हम लोग पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। अब हम लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ वस्तु को रखा जा सकता है। तो 6 कंडीशन में वस्तु को रखा जा सकता है। ठीक है, मिटा दे इसको। चलिए पहला कंडीशन में हम लोग पढ़ेंगे कि जब वस्तु कहाँ,
जब वस्तु P और F के बीच में रखा हुआ हो। पहला कंडीशन में क्या पढ़ेंगे, जब वस्तु P और F के बीच हो, F के बीच हो। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होगा तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा और कैसा कहाँ बनेगा। ठीक है, तो हम एक अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, हम एक अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे। ये अवतल दर्पण का हो गया, इसमें ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया आपका ध्रुव, ये क्या हो गया, सॉरी ये हो गया ध्रुव, यहाँ हो गया फोकस से हम काम चलाते हैं। इसी दोनों के बीच लिख दो यहाँ पर वक्रता क्या जाता है अपना। हमको कहाँ रखना है वस्तु को, वस्तु और फोकस के, सॉरी P और F के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखना है। अब देखिए, फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं भी रख सकते हैं हम वस्तु को, कहीं भी क्या कर सकते हैं हम लोग, वस्तु को रख सकते हैं। रख दिए। अब देखिए यहां पर तो वस्तु को रख दिए, तो हम लोग जो है पहले वाले सेशन में पढ़े थे कि जब अगर कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तब वह दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ये हम लोग कल के सेशन में पढ़े थे, नियम है, रूल है आरेख का। चलिए, तो ऐसा हो सकता है कि ये वस्तु है, तो ये वस्तु है तो इससे प्रकाश की किरण इधर भी निकलेगी, 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 चारों दिशाओं में भी निकल सकती है। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है कि कोई ना कोई एक ऐसा किरण चाहिए जो इस दर्पण के सीधा यानी इस मुख्य अक्ष के समानांतर पड़ता हो। कोई ना कोई एक ऐसा किरण चाहिए जो इस दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हो। तो जैसे ये दर्पण के समानांतर यहाँ जाके मिली, मुख्य अक्ष के समानांतर ये प्रकाश की किरण दर्पण पे पड़ा, तो हमने पहला रूल में पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराता है तो दर्पण से टकराने के बाद कहां जाके मिलेगा, फोकस से होकर के गुजरेगी। तो ये हमारा कहां से जाके गुजरेगा, ये फोकस से जाकर के गुजरेगा, ये फोकस से होकर के गुजरेगा, ऐसे रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझे। यानी पहला कंडीशन था कि फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु है। ठीक, तो इस पे अगर वस्तु है तो प्रकाश की किरण ये इसके मुख्य अक्ष के समानांतर जाके दर्पण पर पड़ा, और दर्पण पर पड़ने के बाद क्या होगा, फोकस से होकर गुजर गया। ठीक है, अच्छा हमको एक और किरण चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए, हमको एक और किरण चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये यहां से हम लोग ध्रुव पर एक किरण को लाएंगे, ध्रुव पर क्या करेंगे, एक किरण को लाएंगे। तो कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर जितना डिग्री का कोण बनाती है उतना ही डिग्री का कोण बना के वो पुनः लौटती भी है। ठीक है, तो यहां से ये प्रकाश की किरण इस पे पड़ा, यहां से लौट गया, फोकस से होते हुए ये लौट गया। अच्छा, अब देखिए, अब ये ध्रुव पर जितना डिग्री का ये कोण बनाया उतना ही डिग्री का कोण बना के ये पुनः यहां से लौट भी जाएगा, पुनः क्या हो जाएगा, लौट भी जाएगा, लौट गया। अच्छा, तो अब आपको दिख रहा है कि ये दोनों प्रतिबिंब कब बनता है, जब दोनों प्रकाश की किरणें जहां परावर्तित होकर के जहां एक जगह जाके मिलेगी वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा, वहीं पर क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। लेकिन आपको दिख रहा है कि ये कहीं जाकर के आगे मिलेगा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दिख रहा है ना, आगे जाकर बढ़ते जा रहा है, ये कहीं मिलेगा नहीं। लेकिन हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि ये तो इधर मिलेगा नहीं, हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि अगर ये वस्तु ये किरण जो है इस तरफ अगर जाती तो इस तरफ जाती तब क्या होता, इस तरफ जाती तब क्या होता, तो ऐसा ये किरण आगे की ओर जाता, ऐसा ये किरण आगे की ओर जाता, और ये किरण ऐसे आगे की ओर जाता। कल्पना कर रहे हैं हम लोग कि ये किरण ऐसे आगे की ओर जाता, तो ये किरण जब ऐसे आगे की ओर जाता तो ये कहीं ना कहीं जाकर के आगे क्या होता, मिलता, आगे क्या होता, कहीं ना मिलता। हम लोग कल्पना कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं आगे जाकर के क्या होता, मिल जाता। ठीक, दिख रहा है ना।
तो ये तो कल्पना किए हम लोग, तो कल्पना किए तो ये वस्तु कहाँ जाकर के मिला, दर्पण के दूसरे साइड में जाकर के मिला, दर्पण के दूसरे साइड में जाकर के मिला। तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये कैसा प्रतिबिंब होगा। सबसे पहले फिगर तो बन गया, ये प्रतिबिंब कैसा होगा, ये तो हम कल्पना कर रहे हैं ना। जहां जाके वास्तव में प्रकाश की किरणें मिलती है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में जहां प्रकाश की किरणें मिलती है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन यहाँ तो हम कल्पना कर रहे हैं, काल्पनिक हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस यहाँ फिगर बना और ये यहाँ प्रतिबिंब बना, ठीक है। तो यह वस्तु यहाँ क्या दिख रहा है आपको, छोटा दिख रहा है, और इसका प्रतिबिंब यहाँ क्या बना, बड़ा बना, ठीक है, बड़ा बना। दूसरी चीज, तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, इसकी प्रकृति क्या हो जाएगा, इसकी प्रकृति में हो जाएगा कि यह प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, यह काल्पनिक होगा, यह काल्पनिक होगा, यह काल्पनिक होगा, यह क्या होगा, काल्पनिक होगा, ठीक है। अच्छा, काल्पनिक तो हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आपको दिख रहा है कि ये मान लीजिए कि ये A है और ये वस्तु B है, तो यहां पर A डैश और यहां पर B डैश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ A है तो A डैश हो जाएगा, B है तो B डैश हो जाएगा। तो वस्तु जैसा रखा हुआ वैसा ही यहाँ भी बना, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बना कि उल्टा, सीधा बना। तो क्या हो जाएगा, दूसरा में हो जाएगा यह प्रतिबिंब सीधा बनेगा, क्या बनेगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा, सीधा होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होगा, ठीक है। दूसरा, वस्तु से बड़ा है कि वस्तु से छोटा है प्रतिबिंब, तो बस वस्तु से बड़ा होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है। कहां बनेगा प्रतिबिंब, कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, पीछे बना है तो प्रतिबिंब कहां बना, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, पीछे बनेगा। कैसा, जब काल्पनिक हुआ तो काल्पनिक जब भी होगा तो प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, सीधा ही होगा, प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, सीधा ही होगा, वस्तु से बड़ा ही होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया। जब वस्तु क्या करेंगे, पहला कंडीशन क्या है, जब वस्तु कहां रखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो सबसे पहला हम पहले हम कंडीशन में क्या करेंगे, पहला किरण अरे कैसा खींचेंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण को वस्तु से हम गुजारेंगे जो दर्पण पे जाके पड़ेगा। तो दर्पण पे जाके जब पड़ेगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराती है तब वह कहां से जाके गुजरती है, फोकस से। तो उसको हम लोग क्या किए, फोकस से गुजार दिए, उसको हम लोग क्या किए, फोकस से गुजार दिए, ठीक है। चलिए, दूसरा हम लोग एक और किरण चाहिए, एक और प्रकाश की किरण चाहिए, तभी तो प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो एक और जब प्रकाश की किरण चाहिए तो यहां से हम यहां से क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण हम लोग ध्रुव पर डाल देंगे। ध्रुव पर डालेंगे तो कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या कि अगर कोई प्रकाश की किरण अगर ध्रुव पर पड़ती है तो ध्रुव पर जितना डिग्री का वो कोण बनाती है उतना ही डिग्री का कोण बना के वो पुनः लौट भी जाती है दूसरे माध्यम में, ठीक है, दूसरे रास्ते में। तो दूसरे रास्ते में तो इतना ही जितना डिग्री का ये कोण बनाया उतना ही डिग्री का कोण बना के ये प्रकाश की किरण निकल गया। तो निकल गया तो यहाँ आपको दिख रहा है कि ये किरण सीधे अलग निकल गया और ये इससे दूर भागता हुआ अलग चला गया। तो क्या आपको लग रहा है कि ये दोनों किरण कहीं आगे जाकर के मिलेगा, नहीं ना मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। तो इससे हम फिर कल्पना करेंगे तब तो यहाँ नहीं मिला तो हम समझ लेंगे कि यह वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, वास्तव में कहीं मिलेगा ही नहीं। तो जब वास्तव में जब कहीं नहीं मिलेगा तो हम कल्पना करेंगे। तो कल्पना करेंगे क्या कि ये दोनों किरण को जब आगे बढ़ने पे कहीं नहीं मिला तब इसको पुनः दर्पण के पीछे की ओर बढ़ा के देखेंगे। तो दर्पण के पीछे की ओर बढ़ा के देखेंगे तो क्या हुआ, ये तो इधर लौट गया। अगर ये पीछे की ओर लौटता तो ये ध्रुव से अगर पीछे की लौटता तो ऐसे जाके यहाँ मिलता और ये फोकस से नहीं गुजर के ये दर्पण के पीछे अगर गुजरता तब इसका फोकस कैसे होता,
इसका प्रतिबिंब कैसा होता है। जैसे हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, तो क्रिकेट मैच देखते हैं तो जैसे एलबीडब्ल्यू आउट होता है, जैसे बॉल जो है पैर पे लग जाता है, बॉल कहाँ लगता है, पैर पे लगता है, तो कल्पना किया जाता है कि अगर पैर नहीं होता तो वो बॉल जाके विकेट पे लगता कि नहीं लगता, विकेट पे लगता कि नहीं लगता, तो वो कल्पना किया जाता था, कल्पना किया जाता है। सेम वैसा ही यहाँ पर कल्पना किया जा रहा है कि अगर ये प्रतिबिंब आगे जाने पे कहीं नहीं मिल रहा है तो इसको दर्पण के पीछे लेके जाते तो मिलता कहां पर, मिलता कैसा हो सकता था प्रतिबिंब। तो कल्पना कर रहे हैं तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, मतलब हम कल्पना कर रहे हैं तो इसकी प्रकृति काल्पनिक हो जाएगा, यानी यह प्रतिबिंब काल्पनिक हो जाएगा। और जब काल्पनिक हो रहा है, जब प्रतिबिंब क्या हो रहा है, काल्पनिक हो रहा है, तो काल्पनिक होने के साथ साथ यहाँ प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, तो बड़ा बन रहा है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है। किधर बन रहा है, तो दर्पण के ये पीछे वाला साइड है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, बड़ा बन रहा है कि छोटा, ये भी क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हो गया क्या कि, चलिए नेक्स्ट दूसरा कंडीशन में हम लोग प्रतिबिंब कहाँ रख सकते, वस्तु कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो दूसरा कंडीशन होगा क्या कि हम लोग इसके और इसके बीच में रख दिए, लेकिन अब होगा कि फोकस के बीच, फोकस पे रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, उसका निर्माण कैसे होगा, उसको हम लोग जरा सा देख लेते हैं। मिटा दे इसको मिटा दे। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको लिखना है वो लिख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम आगे बताते हैं। दूसरा हम लोग को टॉपिक क्या पढ़ना है कि जब वस्तु कहां हो, जब वस्तु एफ पर हो, जब वस्तु एफ पर हो, जब वस्तु एफ पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसा बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण लेते हैं, एक क्या करते हैं, अवतल दर्पण लेते हैं। अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण में क्या होगा, एक प्रधान अक्ष होगा और यहाँ पर ध्रुव होगा, यहाँ पर फोकस होगा और यहाँ पर क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि ये वस्तु फोकस पे रखना है, तो फोकस पे ही रखे, वस्तु को क्या किए, फोकस पे खड़ा कर दिए। ठीक, तो फोकस पे खड़ा कर दिए तो प्रकाश की किरणें जब भी पड़ेंगी तो इस मुख्य अक्ष के समानांतर पड़ेगी, दर्पण पर पड़ेंगी, अलग दिशाओं में भी पड़ेंगी, लेकिन उसके साथ दर्पण जो है कैसा व्यवहार करेगा, किस किरण के साथ कैसा व्यवहार करेगा, उसके बारे में हमें पता नहीं है। लेकिन जो किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर पड़ेगी उसके बारे में हम जानते हैं कि हाँ, उसकी जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आएंगी, दर्पण से टकराएंगी, तो दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस से होके ही गुजरेगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब देखिए, तो ये फोकस पे हुआ, तो फोकस पे वस्तु हुआ, तो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणों को दर्पण पे डालेंगे। दर्पण पर डालने के बाद हम लोग पढ़े हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई प्रकाश की किरणें दर्पण पे पड़ती है, दर्पण से परावर्तन के बाद वो फोकस से होकर के गुजरती है। वह क्या होती है, फोकस से होकर के गुजरती है। तो ये फोकस से होकर गुजर गई, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। जब फोकस से होकर गुजर गई, ठीक, हमको तो प्रतिबिंब बनाने के लिए एक और लाइट चाहिए, एक और किरण चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये इसको हम लोग कहां से गुजारेंगे, ध्रुव से गुजारेंगे। ध्रुव, इसके पहले वाले सेशन में हम लोग पढ़े हैं, पहले वाले प्रतिबिंब बनाने वाले आरेख में पढ़े हैं कि अगर ध्रुव पे कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो ध्रुव पर जितना डिग्री का कोण बनाती है उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए पुनः दूसरे रास्ते में लौट भी जाती है। तो ये पुनः क्या होगा, ये दूसरे रास्ते में ये लौट जाएगा, ये दूसरे रास्ते में क्या होगा, लौट जाएगा। तो अब आपको क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि ये सेम डिस्टेंस को लेकर के ये आगे कहीं ना कहीं जाकर के अनंत पे जाके कहीं ना कहीं प्रतिबिंब का निर्माण करेगा। प्रतिबिंब का निर्माण क्या करेगा, वहां पर अनंत पे जाकर के कहीं ना कहीं प्रतिबिंब का निर्माण करेगा। सेम निकल रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। जैसे प्रतिबिंब प्रकाश की किरणें पड़ रही है वैसे हम लोग इसको गुजार भी दिए। ठीक है, चलिए अब ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इस पे कल्पना क्यों नहीं कर सकते हैं, जैसे जैसे हम इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये सेम दूरी को लेकर के आगे भी जाएगा। तो जब ये कल्पना भी अगर करते हैं थोड़ा देर के लिए तो ये आगे जाएगा, तो जो कंडीशन इधर होगा वही कंडीशन तो इधर होगा, वही कंडीशन इधर भी होगा। तो जब इधर जो कंडीशन हो रहा है तो हम उसी कंडीशन को मान के चलेंगे, हम क्यों कल्पना करेंगे।
तो ये आगे जाके अनंत पे कहीं ना कहीं ये इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो अनंत पे जाके बनेगा। जैसे हम लोग टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च जलाते हैं तो आकाश में जाता है, तो आकाश में हम लोग इमेजिन करते हैं ना कि ये जो ऐसे निकलते हुए जा रहा है प्रकाश का किरण, तो वो ऊपर जाके बहुत बड़ा फैल जाता होगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाता होगा। ठीक है, तो वैसा ही इमेजिन यहाँ भी है, वहां वैसा ही इमेजिन यहाँ भी करना है। तो ये इसका प्रकृति क्या हो जाएगा, इसका प्रकृति क्या हो जाएगा, इसका प्रकृति जो हो जाएगा क्या, वास्तविक हो जाएगा। कल्पना तो नहीं कर रहे हैं, कहीं जाके मिलता हुआ प्रतीत तो नहीं हो रहा है, ये आगे जाके मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसकी प्रकृति जो है यहाँ पर, यह प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरा क्या देखेंगे कि अब तो वस्तु यहाँ इतना ही बड़ा है, इतना ही बड़ा है, तो इसका प्रतिबिंब तो आगे जाके बड़ा बनेगा। क्या होगा, बड़ा बनेगा। तो बड़ा बनेगा तो हमने एक चीज पहले पढ़ा था कि अगर दर्पण के दूसरे तरफ यानी दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा, लेकिन दर्पण के साइड अगर कोई प्रतिबिंब बनता है तो वो हमेशा उल्टा बनता है। इस साइड जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो सब का सब उल्टा बनेगा, वो सब का सब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। और इधर जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो सब का सब सीधा बनेगा। तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा तथा यह कैसा होगा, यह उल्टा होगा, उल्टा होगा पहला में। दूसरा कंडीशन में प्रकृति में क्या हो जाएगा, यह वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा होगा, यह वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो बड़ा होगा। यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, और तीसरा कहां बनेगा प्रतिबिंब, तो कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें दो कंडीशन है, एक तो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण गुजार देना है और दूसरा ध्रुव से लाके गुजार देना है। दोनों फिगर में हम लोग यही पढ़े हैं, दोनों फिगर में क्या पढ़े हैं, यही पढ़े हैं कि एक मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण दर्पण पर डालेंगे और डालने के बाद कहां से गुजार देंगे, फोकस से गुजार देंगे। दूसरा में हम लोग क्या, दूसरा किरण क्या करेंगे, दूसरा किरण को ध्रुव पे डालेंगे और ध्रुव पे डालने के बाद वो क्या करेंगे, पुनः उतना डिग्री या कोण बनाते हुए दूसरे माध्यम में उसको लौटा देंगे। और वो दोनों किरणें जहां जाके एक साथ मिलेगी वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अगर स्पष्ट रूप से मिल जाता है उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। अगर नहीं मिलता है, अगर हम कल्पना करते हैं कि ये दर्पण के पीछे कहीं जाके मिलता है तो कल्पना करते हैं मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी होता है तो सीधा होता है और दर्पण के पीछे बनता है। तो पहला कंडीशन में हम लोग वैसा ही पढ़े हैं। दूसरा कंडीशन में क्या हुआ कि एक हम लोग मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें डाले इस पे और दर्पण पे डालने के बाद इसको हम लोग मुख्य फोकस से इसको गुजार दिए। दूसरा प्रकाश की किरण जो है ध्रुव पे डालेंगे, ध्रुव पे डालने के बाद पुनः उतना डिग्री या कोण बनाते हुए दूसरे माध्यम में उसको लौटा दिए। तो लौटा देने के बाद देखेंगे स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि ये आगे जाके कहीं ना कहीं अनंत पे जाके इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो अनंत पे बनेगा तो मतलब वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु का क्या ऐसा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आ गया, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। दो कंडीशन में हम लोग आज पढ़े। अगला हम लोग कल का सेशन में हम लोग पूरा देखेंगे कि वस्तु जब F और C के बीच में होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु जब C पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु अनंत और C के बीच में होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और वस्तु जब अनंत पे होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। इसकी प्रकृति के बारे में हम लोग कल के सेशन में देखेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे कल इसी टाइम में। ठीक है, दूसरी चीज कैसा वीडियो लग रहा है, वीडियो के बारे में हमको बताएंगे। वीडियो की क्वालिटी कैसा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, और अपने सहपाठी तक इसको जरूर पहुंचा दे, उन लोगों को भी मदद हो जाएगा पढ़ने में। ठीक है, दूसरी चीज कि पूरा वीडियो देखिए। जो लोग पूरा वीडियो नहीं देखे हैं, जो बच्चे 10th क्लास में जिनको अगले साल एग्जाम देना है 10th बोर्ड का, वो बच्चों से निवेदन है कि ये क्लास को पूरा देखे, कंटिन्यू देखे। आपको कहीं से कोई चीज रटने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, ये मेरा वादा है।
ठीक है, आप लोगों को कहीं से रटने की आवश्यकता नहीं होगी। जब आप मेरा पूरा क्लास देख लेंगे तो आप समझ में आ जाएगा, आप उसको अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में उसको अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स समझने की चीज है, आप लोग जितना अच्छे से समझेंगे उतना अच्छे ढंग से उसको डील कर पाएंगे। ठीक है, इतना ही आज के डेट में, तब तक के लिए गुड बाय।